हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश मौर्य है और आपका स्वागत है बीएम लॉ क्लासेस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन 13 जो बात करता है कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू एंड प्लेस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। हम इसकी बात आज करेंगे। उससे पहले मेरे से बहुत स्टूडेंट ने पूछा कि सर प्रैक्टिस के लिए जो एमसीक्यू प्रैक्टिस है फॉर टैक्स लॉ, उसके लिए कौन सा स्टडी मटेरियल या फिर सपोर्टिंग मटेरियल हमारे प्रैक्टिस करने के लिए बहुत बढ़िया होगा। तो लिंक में मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, जाइए आप परचेस करिए और आप प्रैक्टिस करिए, जिससे आपका 60 प्लस तो कम से कम जरूर आए। टैक्स में आपका ही फायदा होगा और बहुत कोशिश होगी, बहुत अच्छा होगा कि आपका फायदा होगा और मुझे भी अच्छा लगेगा आपके 60 प्लस आए बिकॉज ऑफ मी और आपने बहुत कुछ सीखा। आप जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाइए देखिए और परचेस करिए बुक्स को, जिससे आपको बहुत हेल्पफुल होगा। हर एक चैप्टर वाइज उसमें दे रखा होगा, चैप्टर वाइज दे रखे होंगे, टॉपिक दे रखे होंगे, पॉइंट दे रखे होंगे और एमसीक्यू दे रखे होंगे, जिससे आपको प्रैक्टिस होती रहेगी रेगुलर टाइम। आप एक चैप्टर कंप्लीट कर, जैसे अभी आपने 11 12 ये दोनों कंप्लीट कर लिए, तो आप उसमें प्रैक्टिस करिए। कोई क्वेश्चन होता है, कोई डाउट होता है, मुझे टेलीग्राम पे या फिर इंस्टा पे मुझे मैसेज करिए, स्क्रीनशॉट लेके मैं उसका आंसर दूंगा अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो। ठीक है, तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहां से परचेस करिए और देखिए। ठीक है, तो सर आज के लिए ये एक काम जरूर करना। चलते हैं हम आगे। हम आज पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू एंड प्लेस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। अभी तक हमने पढ़ा जो 11 चैप्टर में हमने एक तरफ से बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब छोटा सा हिस्सा जो था हम 11 चैप्टर में, वो जीएसटी के बारे में पढ़ रहे थे। नाउ 12 में जो हमने पढ़ा वो ये पढ़ा कि सप्लाई ऑफ गुड्स किसे कहते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस किसे कहते हैं। ठीक है, हम ये पढ़े और उसी में एक और चीज हमने पढ़ा, जो वो था कि आईजीएसटी कब एप्लीकेबल होगा, यूटीजीएसटी एप्लीकेबल कब होगा और एसजीएसटी एप्लीकेबल कब होगा। ये सारी चीजें हमने 12 चैप्टर में पढ़ी कि सप्लाई ऑफ गुड्स किसे कहते हैं, सप्लाई ऑफ सर्विस किसे कहते हैं, किसे हम सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कहते, किसी सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कहते। अब हम ये पढ़ने के बाद अब हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम कि टाइम कब हमें जीएसटी जीएसटी लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए, और प्लेस ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, इसका मतलब आईजीएसटी लगेगा, यूटीजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा, क्या चीज लगेगा। ठीक है, तो ये हम इस 13 चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर दे रखा है स्कोप, टाइम वैल्यू ऑफ सप्लाई और आईटीजीएसटी कब लगेगा, इन सब चीजों के बारे में दे रखा है। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए हम आगे बढ़ते हैं आज के इस चैप्टर में। स्टार्ट करने से पहले अभी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहे और आप पढ़ते रहे। नाउ बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई की। सप्लाई मीन्स टू मेक अ समथिंग अवेलेबल टू समवन हु नीड्स इट। सिंपल सी बात कही कि सप्लाई में टू मेक समथिंग अवेलेबल टू समवन हु नीड्स इट। इसका मतलब कोई भी गुड्स, कुछ भी चीज, गुड्स हो या सर्विस हो, उस दूसरे पर्सन को जिसकी उसकी जरूरत है, उसे अवेलेबल करना उस पर्सन के लिए हमारा सप्लाई कहलाता है। सिंपल वर्ड में वन इज टैक्सेबल इवेंट इन द प्री जीएसटी regime just as purchase, sale, manufacturing, service, entry tax, etc. have been summed in the supply। सिंपल सी बात कही गई कि पहले जीएसटी आने से पहले कुछ ऐसे थे, परचेज था, सेल था, मैन्युफैक्चरिंग था, सर्विस था, इन सब पे क्या लगता था, टैक्स लगता था। उन सबको एक करके हमारा कर दिया क्या गया, सप्लाई, कि मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं लगेगा, सेल पे नहीं लगेगा, सर्विस में नहीं, एंट्री, जब आप सप्लाई करेंगे तभी आपका जो हमारा जीएसटी है वो तभी लगेगा। नाउ सप्लाई इंक्लूड हमने पढ़ा है सेक्शन 7 में, सेल, बार्टर, ट्रांसफर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज एंड डिस्पोजल। If person undertake any of these transactions during the course or furtherance of business for the consideration, it called the supply. The scope of supply has been under section 7, ये हमने पढ़ चुके हैं। Now the taxable event हमने पढ़ चुके थे, taxable event or the situation which give rise to tax liability। taxable event is a supply of goods, service या फिर both the consideration। सिंपल हमने पढ़ चुके हैं कि जो हमारा टैक्सेबल इवेंट है हमारा जीएसटी के अंदर, वो क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सर्विस या फिर बोथ फॉर द कंसिडरेशन। नाउ अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ सप्लाई की। सेक्शन 7(9) ऑफ आईजीएसटी एक्ट, यहाँ पे ध्यान देते हुए चलेंगे। आईजीएसटी एक्ट इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स की बात हो रही है, इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे ध्यान देते हुए चलेंगे हम इस
टैक्स एक्ट को ध्यान देते हुए चलेंगे। सेक्शन ये भी होगा कि सेक्शन 7, 9 हम सीजीएसटी की बात करें, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आईजीएसटी को ध्यान देते हुए चलेंगे। ये टैक्स जो दे रखा है इंटीग्रेटेड गुड एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी, सीजीएसटी, इन सबको ध्यान देते हुए चलेंगे। सो गुड एंड सर्विस टैक्स एनविसेज टू टाइप ऑफ सप्लाई, इंट्रास्टेट और इंटर। सिंपल सी बात कही गई कि जैसे मैंने पहले बता चुका हूं कि इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट। इंट्रास्टेट इसका मतलब विद इन अ सिटी, ठीक है, और इंटरस्टेट मतलब दो, बिटवीन बिटवीन टू सिटीज, बिटवीन टू स्टेट या फिर टू सिटीज, जैसे डी दिल्ली और मुंबई, इन दोनों के बीच अगर कोई भी सप्लाई हो रहा है उसे इंट्रास्टेट कहेंगे। अगर विद इन दिल्ली हो रहा है तो उसे हम इंट्रा स्टेट कहेंगे। सिंपल। अंडर जीएसटी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस विद इन द सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी कॉल्ड द इंट्रास्टेट सप्लाई। सिंपल, यहाँ पे बताया गया है कि जीएसटी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस विद इन the same state or union territory is called intra-state supply. The supply of good or service one state to another is a term as a inter-state supply under GST. Simple. अगर विद इन सेम स्टेट में कोई भी सप्लाई हो रहा है, सप्लाई ऑफ गुड हो रहा है, सप्लाई ऑफ सर्विस हो रहा है, तो उसे हम इंट्रा स्टेट सप्लाई कहेंगे। अगर दो शहरों के बीच वन स्टेट टू अनदर स्टेट अगर कोई भी सप्लाई हो रहा है तो इंटर स्टेट सप्लाई कहेंगे। उसी चीज को हम यहाँ पढ़ेंगे सेक्शन 7 में, सेक्शन 7 ऑफ आईटी जीएसटी एक्ट। नाउ सेक्शन 7 की बात कर रहे थे। सेक्शन 7 आईजीएसटी एक्ट डील विद द सिचुएशन वेयर सप्लाई इज कैटेगराइज्ड एज अ इंटर स्टेट सप्लाई। इंटर स्टेट सप्लाई इसका मतलब सेक्शन 7 कुछ ऐसे सप्लाई की बात करता है, सिचुएशन की बात करता है जहां पे हम उसे इंटर स्टेट सप्लाई कहते हैं। सच एज सिचुएशन आर ट्यूबुलेट अंडर एज सप्लाई ऑफ गुड्स डोमेस्टिक और सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर लोकेशन ऑफ सप्लाई and the place of supply are in two different state, to different union territory or do different स्टेट और यूनियन टेरिटरी। सिंपल, उन्होंने कहा कि कोई ऐसा सप्लाई ऑफ गुड्स हो रहा है या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस हो रहा है वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन टू डिफरेंट स्टेट, टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरी या फिर स्टेट और यूनियन टेरिटरी, दैट वी कॉल इंट्रा स्टेट सप्लाई। सिंपल, अगर बात कर ली जाए डी और एम, जैसे दिल्ली और मुंबई, अगर इन दोनों के बीच सप्लाई हो रहा है तभी वो हमारी क्या कहलाएगी, इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगी। अगर दिल्ली एंड पुदुचेरी के बीच हो रहा है, ये यूनियन टेरिटरी है दोनों, तभी हमारी वो क्या कहलाएगी, इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगी। या फिर मुंबई से किसी पुदुचेरी में हो रहा है, पुदुचेरी में हो रहा है, तभी हमारी क्या कहलाएगी, वो इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगी। सो आई होप समझ आ गया होगा। नाउ इंपोर्ट्स, supply of import good into territory of India till they cross the custom frontiers of India, high seal example सेल इंटरस्टेट सप्लाई। सिंपल सी बात कही गई कि भैया कोई भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस हमारे टेरिटरी ऑफ इंडिया में हो रहा है, टेरिटरी ऑफ इंडिया में, जैसे यूएसए से कोई भी हमारे दिल्ली में, मुंबई में कोई भी गुड्स आ रहा है, उसे इंटरस्टेट सप्लाई कहेंगे, इंटरस्टेट सप्लाई कहेंगे, या फिर सर्विस हो या फिर वो गुड्स हो। Now, export of other scenario. Supply of good or service both, where the supplier is located in India and the place of supply is outside India. Simple. इन्होंने कहा कि अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं तब भी हमारा वो क्या कहलाएगा, इंटरस्टेट सप्लाई कहलाएगा। या फिर टू और बाय स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट that also call be interstate supply, इंटरस्टेट सप्लाई। इसका मतलब SEZ जो हम इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन बने हुए हैं हमारे इंडिया में, अगर वहां से कोई गुड्स आता है किसी और शहर में या फिर जाता है SEZ में, तो वो भी हमारा क्या कहलाएगा, इंटरस्टेट सप्लाई कहलाएगा, इंटरस्टेट सप्लाई कहलाएगा। इन द टैक्सेबल टेरिटरी नॉट बीइंग इंटरस्टेट सप्लाई एंड नॉट कवर एल्सवेयर इन दिस सेक्शन। सिंपल सी बात कहेगी कि जो इंटरस्टेट सप्लाई नहीं है उसे हम इंटरस्टेट सप्लाई कहते हैं, और जितने भी इंटरस्टेट सप्लाई हैं उन पे IGST एप्लीकेबल होता है। याद ये भी रख लेना कि जितने भी इंटरस्टेट सप्लाई होते हैं उस पे हमारा IGST एप्लीकेबल होता है, ना कि CGST, UTGST और SGST। ठीक है, सो चलते आगे बढ़ते हैं।
नाउ सेक्शन 7 जो पढ़ा हमने वो पढ़ा इंटरेस्ट रेट। अब 8 की बात करें, सेक्शन याद करते हुए चलेंगे क्योंकि एग्जाम में काफी टफ क्वेश्चन यही होते हैं कि काफी बच्चों को सेक्शन याद नहीं होते, वो कॉन्सेप्ट समझते हुए चलते हैं। तो इसलिए सेक्शन 8 पढ़ेंगे। 8 में यही दिया हुआ है। 8 सेक्शन 7 हमने पढ़ा इंटरेस्ट रेट। अब सेक्शन 8 जो पढ़ेंगे, ऑफ द आईजीएसटी एक्ट डील विद द सिचुएशन वेयर द कैटेगरी इंटरेस्ट रेट सप्लाई इंटर such situation are to relate as under where the location of supply and the place of supply are in same state या फिर यूनियन टेरिटरी are इंटरेस्टेड सप्लाई। सिंपल मैंने बता रखा था कि दिल्ली है, अगर दिल्ली के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन, कोई भी सप्लाई हो रहा है एक विलेज या सिटी से दूसरे सिटी, तो उसे क्या कहेंगे, हम उसे इंट्रा स्टेट सप्लाई कहेंगे, इंट्रा स्टेट सप्लाई कहेंगे। नाउ अब essentially if location of supply and the place of supply within the same state, it is an interstate supply, and if there are different state, that is an interstate supply। सिंपल आपको पता चलेगा अगर लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई एक ही स्टेट के अंदर है, सेम स्टेट के अंदर है, तो उसे हम इंटरस्टेट सप्लाई कहेंगे। अगर कोई 2 डिफरेंट स्टेट की बात हो रही है तो इंटरस्टेट सप्लाई कहेंगे। यहाँ पर दे रखा है कि विच इज नॉट इंटरस्टेट सप्लाई। सिंपल सी बात है, हर एक वो इंटरस्टेट सप्लाई जिसे हर एक इंटरस्टेट सप्लाई इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कहलाएगा। सिंपल, हर एक इंटरस्टेट सप्लाई हमारा इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कहलाएगा। नाउ वही चीजें इसमें दे रखी है। पढ़ लिया हमने ये कि सप्लायर और सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर एक ही स्टेट के अंदर सेम स्टेट इंटरस्टेट सप्लाई, डिफरेंट स्टेट इंटरस्टेट सप्लाई, सप्लाई इंपोर्ट हो एक्सपोर्ट हो फ्रॉम और टू इकोनॉमिक जोन हो या फिर नॉन इंटरस्टेट सप्लाई, हमारा सारा का सारा इंटरस्टेट सप्लाई कहलाता है, इंटरस्टेट सप्लाई कहलाता है। ये हो गया हमारा 8। अब बात करते हैं 9 की, सप्लाई इन टेरिटोरियल वाटर। टेरिटोरियल वाटर, अभी हमने 7 पढ़ा जिसमें हमने इंटर स्टेट पढ़ा, ठीक है। 8 पढ़ा, उसमें हम इंट्रा पढ़ा। अब हम सेक्शन 9 की बात करेंगे ऑफ आईजीएसटी एक्ट, जो हमारा सप्लाई इन टेरिटोरियल वाटर। इसका मतलब जब हम समुद्र में कोई भी सप्लाई करते हैं, समुद्र के बीच से सप्लाई करते हैं या समुद्र से सप्लाई करते हैं, तो वो कब हमारी जीएसटी एप्लीकेबल, हमारा टैक्स ऑफ सप्लाई या प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ कहलाएगा, उसकी बात करेंगे हम इसमें। सो नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस एक्ट, कोई भी चीज इस एक्ट में दी हो उसे ओवरटेक करते हुए where the location of supply in the territorial water, the location of supplier, and where the place of supply in territorial water, the place of supply shall for the purpose of this act deemed to be coastal state या फिर union territory where the nearest point of the appropriate baseline is located। सिंपल, आपको समझ आया होगा, एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ आएगा, अभी समझा देते हैं। पहले the expression and territorial water have not been defined under GST law। ये इन्होंने कहा कि ये टेरिटोरियल वाटर नहीं डिफाइन करा गया है जीएसटी लॉ में। इट वुड बी अंडरस्टूड एज अ एरिया अप टू 12 नॉटिकल्स माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन ऑफ द सी कोस्ट इनटू द सी। अब ये 1 नॉटिकल्स माइल्स 1.853 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट होता है, ये भी याद कर लेंगे हम। यहाँ पे पहले दिया हुआ है टेरिटोरियल वाटर अगर डिफाइन नहीं करा गया तो टेरिटोरियल वाटर हम इस तरीके से समझेंगे कि हमारा जो बेस लाइन है, बेस लाइन ऑफ कोस्ट सी है, वहां से उतनी दूरी तक 12 नॉटिकल्स माइल्स तक हमारा वो टेरिटोरियल वाटर कहलाएगा। मान लिया जाए ये हमारा गुजरात है, अब गुजरात से ये गुजरात है, ठीक है, ये यहाँ से समुद्र है, पूरा समुद्र है, ठीक है। अब यहाँ से गुजरात से यहाँ से कैलकुलेट करेंगे 12 नॉटिकल्स माइल्स तक, हमारा क्या कहलाएगा, टेरिटोरियल वाटर कहलाएगा। नाउ इफ द सप्लाइज द टेरिटोरियल वाटर in territorial water, the location of supply or supplies the territorial water, the place of supply shall be taken to coastal state union territory closest to baseline। अब एग्जांपल से समझ आते हैं आखिर ये closest to baseline है क्या, कैसे समझेंगे। so suppose there is a supply from the territorial water where the supplier is located at nearest baseline in a Kerala, Gujarat state
then the place of supply is said to be गुजरात। इन्होंने क्या कहा कि टेरिटोरियल वाटर में सप्लाई करा जा रहा है टेरिटोरियल वाटर में सप्लाई लोकेटेड नियर बेस लाइन इन द कांडला जो गुजरात स्टेट का, देन द प्लेस ऑफ सप्लाई सेड टू बी गुजरात। इसका मतलब ये समुद्र है, ठीक है, या फिर टेरिटोरियल वाटर है, यहाँ से सप्लाई कर रहे हैं, जो हमारा सप्लायर है यहाँ से सप्लाई कर रहा है, यहाँ से सप्लाई कर रहा है, तो सबसे नियरेस्ट जो हमारा स्टेट होगा, नियरेस्ट बेसलाइन स्टेट होगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। प्लेस ऑफ सप्लाई कहा जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा। और उसी के अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे कि इंट्रास्टेट है या फिर इंट्रास्टेट है। सिंपल, दूसरे एग्जांपल से समझ आएगा। Some goods were the supply to fishing trawler located in the territorial water near Yanam. Yanam, a part of Union Territory of the Puducherry. Puducherry. Since the nearest baseline in a Yamana place of supply shall be Union Territory of the Puducherry. If the supplier located in Puducherry shall be interstate supply. If the supplier is located in the Chennai, it is the interstate supply. इन्होंने कहा कि जो फिशिंग ट्वेलर है वो लोकेटेड है टेरिटोरियल वाटर में, जिसका नियरेस्ट जो बेस लाइन है वो यमुना है, जो पार्ट है यूनियन टेरिटरी पुदुचेरी का। अब इन्होंने क्या करा, नियरेस्ट बेस लाइन इज यमुना, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी टेरिटरी ऑफ द पुदुचेरी। तो इन्होंने क्या करा कि जो नियरेस्ट बेस लाइन है उसी के बीच में, नियरेस्ट बेस लाइन के ही बीच में ये रहा हमारा समुद्र टेरिटोरियल वाटर, और इसी के बीच में अगर दो कोई सप्लाई कर दिया गया, दो पोर्शन के बीच सप्लाई कर दिया गया, नियरेस्ट कर दिया गया, तो हमारा क्या कहलाएगा, इंटरस्टेट सप्लाई। अगर वही होता कि वही दो ये जैसे समुद्र है, एक चेन्नई के नियरेस्ट बेस लाइन पे है और एक पुदुचेरी के नियर बेस लाइन पे है, तो इन दोनों के बीच, अगर इन दोनों के बीच मान ली ए यहाँ पर है, ये बी यहाँ पर है, ए जो है वो पुदुचेरी नियर बेस लाइन पे है और सी हमारे क्या है, बी है हमारे चेन्नई के नियरेस्ट बेसलाइन पे है, तो अगर इन दोनों के बीच होता है तो हमारा क्या कहलाएगा, इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगा। अगर पुदुचेरी के ही बीच में आसपास में होते हैं, टेरिटोरियल वाटर के ही कवर में होते तो हमारी इंटर स्टेट सप्लाई कहलाती। आई होप आपको समझ आ गया होगा। नाउ प्लेस ऑफ सप्लाई as expression place of supply has not defined in the act. However, the collective reading of the various provision make us understand the purpose relevance thereof in the GST law. The primary purpose of place of supply is determine whether the supply is intrastate supply or interstate supply. और जो primary purpose है हमारा place of supply जानने का वो इसलिए कि इंट्रास्टेट सप्लाई है या फिर इंटरस्टेट सप्लाई है, ठीक है। The consequently to determine whether the IGST charge CGST plus SGST UTGST to be charge, ये बताया गया। अभी हमने जो IGST में पढ़ा वो ये पढ़ा कि GST जो हमारा IGST कब होता है, सॉरी हमारा इंटरस्टेट कब होता है, इंट्रास्टेट कब होता है, टेरिटोरियल सप्लाई इन टेरिटोरियल वाटर कब होता है, अभी तक हमने ये पढ़ा। अब प्लेस ऑफ सप्लाई का ये सबसे ज्यादा इसलिए हमें पता करना होता है कि इंटरस्टेट सप्लाई है या इंट्रास्टेट सप्लाई या फिर इंटरस्टेट सप्लाई है। अगर इंट्रास्टेट सप्लाई है तो CGST प्लस HGST एप्लीकेबल होगा या फिर CGST प्लस UTGST एप्लीकेबल होगा। अगर इंट्रास्टेट है तो IGST एप्लीकेबल होगा। इसलिए हमें प्लेस ऑफ सप्लाई जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नाउ प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड इनटू और एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया, सेक्शन 10 बात करता है। 7 में हमने पढ़ा इंटर स्टेट सप्लाई, 8 में पढ़ा इंट्रा स्टेट सप्लाई और 9 में पढ़ा हमने टेरिटोरियल वाटर हमने सप्लाई पढ़ी, ठीक है। अभी तक हमने ये पढ़ा। अब 10 में हम पढ़ रहे हैं प्लेस ऑफ सप्लाई कब कहा जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, किसका, गुड्स का, अदर देन इंपोर्ट का और एक्सपोर्ट का फ्रॉम इंडिया। नाउ सेक्शन 10 की बात करें तो यहाँ पे 5 कैटेगरी दे रखी है। देयर इज अ 5 रूल्स ईच कवरिंग द यूनिक सिनेरियो आर एज जनरल। यहाँ से कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है तो इस 5 क्वेश्चन को ध्यान देते हुए चलेंगे। सिचुएशन 2 है, जो सिनेरियो जो है उसे हम ध्यान देते हुए चलेंगे। सिंपल, सप्लाई ऑफ इन्वॉल्व्स मूवमेंट्स ऑफ गुड्स वेदर बाय द सप्लायर और रिसिपेंट और बाय एनी अदर पर्सन। सिंपल, अगर कोई भी सप्लाई हो रहा है जिसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है, इसका मतलब किसी को ट्रांसफर करा जा रहा है, किसी को ट्रांसफर करना है वो गुड्स, तो वेदर बाय द सप्लायर हो रहा है या फिर रिसिपेंट हो रहा है या फिर किसी और पर्सन द्वारा हो रहा है, तो लोकेशन ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम एट विच
द मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट फॉर द डिलीवर टू द रिसिपेंट, वो हमारा क्या है, कहलाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। एग्जाम्पल से हम बहुत अच्छे से समझेंगे। एग्जाम्पल दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन 1 फॉर द रूल 1, मिस्टर एक्स ऑफ मुंबई सेल रेफ्रिजरेटर टू मिसेज वाई ऑफ अहमदाबाद। सिंपल। तो इन्होंने कहा प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी गुजरात, since the location of supply Maharashtra and the place of supply Gujarat are different state, IGST would be charged being the interested supply। इन्होंने कहा कि जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो गुजरात, इसका मतलब इन्वॉल्वमेंट ऑफ गुड हो रहा है क्योंकि सेल करी जा रही है रेफ्रिजरेटर टू मिसेज वाई को जो अहमदाबाद हो रहा है। तो ये क्या करा जा रहा है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ गुड्स। सो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट जो है, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट जो है उनका हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट जब इन्वॉल्वमेंट ऑफ गुड हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट्स ऑफ इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया होगा। नाउ दूसरी चीज, where the goods are delivered by the supplier to a recipient or any other person on the direction of the third person, whether acting as agent or otherwise, before or during the movements of goods, either by way of transfer of document of title to goods or otherwise, shall be deemed to that the said third person has received the goods, and the place of supply of such shall be the principal place of बिजनेस ऑफ थर्ड पार्टी। इन्होंने कहा कि जो थर्ड पार्टी के डायरेक्शन पे करा जा रहा है कोई भी ट्रांसफर, कोई भी डिलीवर हो रहा है सप्लायर को, किसी को डिलीवर हो रहा है कोई गुड्स बाय द सप्लायर, किसके, ऑन द बिहाफ ऑफ थर्ड पर्सन, उसी थर्ड पर्सन की जगह को हम प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे। एग्जाम्पल जैसे ए, हैविंग द रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस एट पुणे, place on an order on B in New Delhi for delivery a parcel to C who was Nasik। एग्जाम्पल यहाँ पर ऐसे है कि मान लिया जाए A है, ठीक है, B है और ये C है। A जो रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस उनका पुणे में A ये, ठीक है, हैविंग रजिस्टर्ड प्लेस एन ऑर्डर ऑन B इन न्यू दिल्ली फॉर डिलीवरिंग अ पार्सल टू C was नासिक। यहाँ पर पुणे में ये रह रहे हैं, ठीक है। इन्होंने कहा बी को कि आप क्या करिए, जो गुड्स है ये न्यू दिल्ली में रह रहे, वो सी को भेज दीजिए जो नासिक में रह रहे। तो ये जो थर्ड पार्टी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग करा जा रहा है, इनके बिहाफ पे करा जा रहा है, थर्ड पार्टी यही हुए, थर्ड पार्टी के बिहाफ पे जो करा जा रहा है वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा। इसका मतलब पुणे जो हमारा है वो प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा। देखिए, इस प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी महाराष्ट्र for the transaction between A, B and A, since the location of supply New Delhi and the place of supply Maharashtra are different, IGST would be charged। So ये देखा जाएगा A और B इन दोनों के बीच सप्लाई हो रहा है, ना कि इन दोनों के बीच, इन ए के बी सी के बीच में नहीं हो रहा, ए और बी के बीच, क्योंकि ए जो है वो बी को बोल रहे हैं कि बी ये ट्रांसफर कर देंगे सी को, तो यहाँ पे इन दोनों के बीच हो रहा है, तो इसलिए नई दिल्ली और पुणे के बीच देखा जाएगा कि क्या ये पुणे न्यू दिल्ली ये दोनों अलग अलग शहर है, तो IGST एप्लीकेबल होगा। और प्लेस ऑफ सप्लाई थर्ड पार्टी रजिस्ट्रेशन बिजनेस, वहां बिजनेस प्लेस ऑफ बिजनेस को हम क्या कहेंगे, हम प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे। नाउ नेक्स्ट आगे चलते हैं। where the supply does not involve movements of goods whether by the supplier or the recipient। इसका मतलब जो गुड्स है वो मूवमेंट्स हुआ ही नहीं है, द लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी टू द रिसिपेंट प्लेस ऑफ सप्लाई। एग्जाम्पल, नाउ श्रीनिवास है फ्रॉम द बैंगलोर ट्रेवल टू चेन्नई, ठीक है, फॉर द वेकेशन एंड परचेज अ लैपटॉप फ्रॉम क्रोमा एट चेन्नई। तो इन्होंने क्या करा, जो हमारे श्रीनिवास है वो बैंगलोर से आते हैं चेन्नई आते हैं और चेन्नई से ही वो लैपटॉप खरीदते हैं, तो यहाँ पर क्या हुआ, इन्वॉल्वमेंट्स नहीं हुआ, मूवमेंट्स इन्वॉल्व नहीं हुई। इन्होंने चेन्नई गए, चेन्नई से ही वो खरीद लिया, तो चेन्नई
It means in the case place of supply would be Tamil Nadu, and since the location of supply and the place of supply are the same, so CGST and SGST would be charged, that is the interstate supply. अब क्या, ये जो हमारे श्रीनिवास भाई साहब हैं वो चेन्नई गए, चेन्नई से उन्होंने लैपटॉप खरीदा, तो इन्होंने सप्लायर भी वही है चेन्नई में, और प्लेस ऑफ जो रिसिपेंट है दोनों एक ही जगह, इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई गुड्स की, तो हमारे जो जहां से खरीदा वो हमारा क्या कहलाएगा, इंटरस्टेट सप्लाई कहलाएगा, जहां इन्वॉल्वमेंट और मूवमेंट इंक्लूड नहीं है। नो, अब फोर्थ की बात करते हैं, where the goods are assembled or installed at site, place of such assemble or installation the be called place of supply. सिंपल, उन्होंने कहा कि अगर कोई भी गुड्स हमने जहां असेंबल करा, इंस्टॉल करा, वही जगह हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगी। एग्जांपल, Surya Narayana from the Jamshedpur order a machine to be installed in his factory Jamshedpur। ठीक है, जो हमारे सूर्य नारायण है वो ऑर्डर करते हैं मशीन को कि जो मशीन है वो इंस्टॉल कर दी जाए जमशेदपुर में। द सप्लायर फ्रॉम द कोलकाता, और जो सप्लायर है, जो मशीन जो सप्लाई करेगा वो कोलकाता का है। sourced part from the various state across the country after which machine was successfully installed at the factory जमशेदपुर। तो जो हमारा सप्लायर है वो कहाँ का है, कोलकाता का, और जो हमारे रिसिपेंट है या फिर जहां हमारी मशीन इंस्टॉल हो रही है वो हमारा क्या, जमशेदपुर। तो दोनों क्या हो गए, एक अलग अलग स्टेट हो गए, तो ये हमारा क्या हो गया, इंटर स्टेट हो गया, इंटर स्टेट हो गया, और यहाँ आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। नाउ supply on the board या फिर conveyance including a vessel and aircraft, train और motor vehicle then location where the good are taken on board। इन्होंने कहा कि अगर कोई भी चलती गाड़ी एक विसल में, ठीक है, एयरक्राफ्ट में या फिर ट्रेन में या मोटर व्हीकल में कोई भी गुड्स अगर लोड करा जा रहा है, कोई भी गुड्स अगर लोड करा जा रहा है या फिर उसमें रखा जा रहा है, एयरक्राफ्ट में, विसल में या फिर ट्रेन में, तो जहां से रखा जा रहा है वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा। जैसे एग्जांपल, होवारा न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस सप्लाई फूड विच वाज टेकन ऑन द बोर्ड ऑन द मुगल सराय इन उत्तर प्रदेश। The place of supply food for the transaction between the supplier of good foods and the railway should be उत्तर प्रदेश। यहाँ से क्या बोला गया कि न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस है, राजधानी एक्सप्रेस है, वो सप्लाई करिए फूड का, विच वॉज टेकन ऑन द बोर्ड, उस बोर्ड में लिया गया उस मुगल सराय उत्तर प्रदेश। तो ये हमारी कहा है, जहां से बोर्ड लिया गया, उस ट्रेन पे चढ़ाया गया, उस ट्रेन पे चढ़ाया गया, वही हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगी। नेक्स्ट, ये था हमारे 10 सेक्शन 10 के अंदर कुछ चीजें जिसे हम प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे सेक्शन 10 के अंदर। नाउ प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट। सो इन केस ऑफ इंपोर्ट, प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेशन ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ इंपोर्टर। इसका मतलब जो इंपोर्ट कर रहा है, जो इंपोर्ट कर रहा है उसका हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा। और एक्सपोर्ट के टाइम प्लेस ऑफ सप्लाई इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, और जो हमारा एक एक्सपोर्ट के टाइम जो लोकेशन है आउटसाइड इंडिया वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11। अब बात करेंगे हम सर्विस की। अभी हम क्या पढ़ रहे थे, गुड्स की, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। अब पढ़ेंगे हम सप्लाई ऑफ सर्विस की, जो हमारे सेक्शन 12 और 13 की बात करते हैं। सेक्शन 12 और 13 की बात करते हैं। सो बोथ लोकेशन ऑफ सप्लाई एंड द लोकेशन ऑफ रिसिपेंट आर लोकेटेड इन इंडिया। ये हमारा क्या सेक्शन 12 में बताया गया। जब लोकेशन ऑफ सप्लायर भी और लोकेशन ऑफ रिसिपेंट भी दोनों हमारे एक ही जगह पे लोकेटेड इन इंडिया में हो तो हमारा सेक्शन 12 एप्लीकेबल होगा। अगर आउटसाइड इंडिया होंगे तब हमारा क्या होगा, सेक्शन 13 एप्लीकेबल होगा। नो 12 की बात करूं, सो फर्स्ट जनरल प्रिंसिपल हमारा क्या है, जनरल प्रिंसिपल क्या अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 सेक्शन 2 ये बताया गया है कि लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, और अगर रिसिपेंट अगर रजिस्टर है, अगर रिसिपेंट अगर रजिस्टर है तो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई जो होगा वो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट कहलाएगा। अगर रिसिपेंट अनरजिस्टर है तो हमारा लोकेशन ऑफ रिसिपेंट इफ एड्रेस ऑन रिकॉर्ड एग्जिट, और लोकेशन ऑफ सप्लायर इन अदर केसेस। इन्होंने कहा कि मान लिया जाए ए है, ए है, ये रजिस्टर है पुणे में, ये रजिस्टर है हमारे पुणे में, ये हमारा रजिस्टर है पुणे में। तो अगर ये ए रिसिपेंट है
रिसिपेंट है और रजिस्टर है पुणे में, तो जो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वो हमारा पुणे होगा, वो हमारे पुणे होगा। अगर ये अनरजिस्टर है, अनरजिस्टर है और इनका लोकेशन जो है वो किसी डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है, एड्रेस ऑन रिकॉर्ड ऑफ एग्जिट, अगर कोई डॉक्यूमेंट में इनका एड्रेस जो है स्पेसिफाइड करा गया है, तो उस जगह को हम क्या कहेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे। अगर तब भी एड्रेस अगर रिकॉर्ड में नहीं होता है, तो लोकेशन ऑफ सप्लाई, जो गुड्स उन्हें सप्लाई, जो सर्विस उन्हें सप्लाई कर रहा है, उसका हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा। आई होप आपको सिनेरियो जनरल प्रिंसिपल जो है वो समझ आ गया। एक और बात समझा दे रहा हूँ, ए है, बी है, ए और बी है। जो बी है वो इन्हें सर्विस दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं। तो अगर ये हमारे जो हैं, ये हमारे सर्विस रिसिपेंट हो गए, ये हमारे क्या हो गए, सप्लायर हो गए, ये हमारे क्या हो गए, रिसिपेंट हो गए। तो ये क्या कर रहे हैं, ये सप्लाई रिसीव कर रहे हैं, रिसिपेंट होगा। अगर ये रजिस्टर है, अगर ये रजिस्टर है, मान लिया जाए पुणे में रजिस्टर है, पुणे में रजिस्टर है, तो हमारा जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो हमारा पुणे कहलाएगा, हमारा क्या कहलाएगा, पुणे कहलाएगा। मान लिया जाए अब ये अनरजिस्टर है, अनरजिस्टर है, तो बी अगर अनरजिस्टर्ड है, तो अगर इनके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट हो जिसमें स्पेसिफाइड करा गया हो प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ एड्रेस अगर जो स्पेसिफाइड करा गया हो, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर वो भी ना हो, अनरजिस्टर्ड भी है, कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं है जिनमें एड्रेस स्पेसिफाइड करा गया ऑफ द रिसिपेंट का, देन तो लोकेशन ऑफ सप्लायर हमारा क्या कहलाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा। आई होप आपको समझ आ गया हो जनरल प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू सेक्शन 12 सबसेक्शन 2। नाउ आगे चलते हैं, एक्सेप्शन और स्पेशल केसेस। कुछ स्पेशल केसेस हैं जहां हमारे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या कहलाएगा। नाउ डायरेक्टली इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसकी बात कर रहे हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, जो मूव नहीं हो सकती, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इंक्लूडिंग ए सर्विस प्रोवाइडेड बाय द आर्किटेक्चर, इंटीरियर डेकोरेटर, सर्वाइवर, इंजीनियर्स and other related expert or state agent, any service provided by way of grant of right to use the immovable property or for carrying out or coordination of construction of work or lodging accommodation by hotel, in guest house, home stay, club or composite campsite by whatever name called, and the including house, boat or any other vessel, and accommodation in any immovable property for organizing any marriage or a recipient or matter related to thereto official, social, cultural, religion or business function, including service provided in relation to such function at a such property or कोई भी ancillary service referred to clause A, B, C। तो इनके टाइम पे इसका मतलब अगर कोई बात करी जाए इमूवेबल प्रॉपर्टी की, इमूवेबल प्रॉपर्टी की, जैसे होटल हो गया, इन हो गया, गेस्ट हाउस हो गया, तो उस टाइम में हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सा कहलाएगा, देन तो इस सब चीजों में प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द लोकेशन वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिर बोट, विसल या द केस में बी लोकेटेड या फिर इंटेंड टू बी लोकेटेड, वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा। इसका मतलब अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें, तो हम ये कहेंगे कि अगर कोई भी होटल हो, इन हो, गेस्ट हाउस हो, गेस्ट हाउस हो, और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी जहां पर है, जहां पर है उस मूवेबल प्रॉपर्टी की लोकेशन, वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा, वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा। प्रोवाइड दैट इफ location of immovable property or boat or vessel is located or intend to be to located outside India, the place of supply shall be location of the recipient। अगर बात करी जाए कि immovable प्रॉपर्टी है या फिर बोट है या फिर विसल है या फिर विसल है या फिर लोकेटेड है या फिर इंटेंड टू बी लोकेटेड या फिर लोकेटेड है किसी आउटसाइड इंडिया में या फिर लोकेटेड होने वाले किसी आउटसाइड इंडिया में, देन द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द लोकेशन ऑफ रिसिपेंट। उसके बाद अगर वो किसी आउटसाइड इंडिया में, तो उसका जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, जो रिसिपेंट है, वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा, लोकेशन ऑफ द रिसिपेंट हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा। देन इफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी बोट हो, विसल हो, इन द केस में बी इज located at more than one state या फिर more than one union territory, value shall be taken proportionately as per contract या फिर agreement into enter into in this regard or absence of such contract as per rule।
अगर इन्होंने कहा कि अगर कोई भी मूल प्रॉपर्टी या बोट हो या विसल हो किसी एक या एक से ज्यादा स्टेट में, मोर देन वन स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी से वहां पर लोकेशन हो, उनका लोकेटेड हो, तो उस टाइम जो वैल्यू है, जो वैल्यू है वो प्रोपोर्शनेटली एज पर कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बांट लिया जाएगा। अगर कोई एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो एज पर वैल्यू, एज पर रूल, हम वो जो वैल्यू है वो बांट दी जाएगी। तो ये था हमारा एक्सेप्शनल या फिर स्पेशल केयर रिलेटेड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। देन व्हाट इज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। सिंपल सी बात कहेगी, जहां पर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी हमारा लोकेशन है वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा। नाउ ब्यूटी ट्रीटमेंट है, फिटनेस है, रेस्ट्रो है, कैटरिंग सर्विस है, पर्सनल ग्रूमिंग है, हेल्थ सर्विस है इंक्लूडिंग कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, प्लेस ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस। इसका मतलब मैं जाता हूँ फिटनेस, मैं जिम जाता हूँ, ठीक है, मैं जिम जाता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, बहुत सारी एक्सरसाइज करता हूँ, तो जहाँ जिम है वही हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगी, वही हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगी। सो क्योंकि मैं जिम जाता हूँ, जहाँ पे एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस कर रहा हूँ वही हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगी। इन सबके ब्यूटी ट्रीटमेंट के लिए चेन्नई सर्विस। सिंपल। नाउ ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट या फिर लोकेशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब इन्होंने कहा कि अगर रजिस्टर है, अनरजिस्टर है, ठीक है, तो अगर रजिस्टर है तो लोकेशन, अब कोई भी ट्रेनिंग दे रहे हैं या फिर परफॉर्मेंस दी जा रही है, कोई भी ट्रेनिंग दी जा रही है, मान लिया जाए कि एम लिमिटेड के एम्प्लॉय हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज हैं, उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है कहाँ पे, दिल्ली में, और वो दिल्ली में ही रजिस्टर है, दिल्ली में रजिस्टर है। तो ये जो एम्प्लॉय, जो अगर ये एम जो लिमिटेड है इसके एम्प्लॉय को दी जा रही है और एम लिमिटेड क्या रजिस्टर है दिल्ली में, तो वो जो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, इसका मतलब दिल्ली में जो हमारी ट्रेनिंग दी जा रही है वही हमारी क्या कहलाएगी, हमारी कहलाएगी लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, इसका मतलब प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगी। अगर मान ली जाए कि ये जो एम लिमिटेड है और इनके जो एम्प्लॉय है एम लिमिटेड जो है वो मुंबई में रजिस्टर है, मगर जो इनके एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दी जा रही है वो दिल्ली में दी जा रही है, और जो एम लिमिटेड है वो अनरजिस्टर्ड है, सॉरी यहाँ पर मान लिया जाए कि जो एम लिमिटेड है वो अनरजिस्टर्ड है और इनकी एम्प्लॉय को जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो दिल्ली में दी जा रही है। तो जब एक्चुअल परफॉर्मेंस जहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है वही हमारे क्या कहलाएगा, लोकेशन ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा। नाउ एडमिशन टू कल्चरल, आर्टिस्ट, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक, एजुकेशन, entertainment event, amusement park हो या फिर any other place and service ancillary there to the place where the event is actually held or where the park or such other place is located। सिंपल सी बात कहेगी, कोई भी कल्चरल हो रहा, आर्टिंग स्पोर्टिंग इवेंट हो रहा, एजुकेशनल हो रहा, ये कुछ भी चीज हो रहा, तो जहां पे ये सारी चीजें हो रही हैं, एक्चुअली इवेंट हो रहा है या फिर जो पार्क लोकेटेड है या फिर कोई भी प्लेस लोकेटेड है वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा, वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा। और अगर ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, कल्चर हो रहा है, आर्टिस्ट हो रहा है, स्पोर्टिंग, साइंटिफिक, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट इवेंट इंक्लूडिंग सप्लाई ऑफ सर्विस इन रिलेशन टू कॉन्फ्रेंस, फेयर, एग्जीबिशन, सेलिब्रेशन, सिमिलर इवेंट, कोई भी हमारा कॉन्फ्रेंस हो रहा है या फिर फेयर पार्टी हो रही है, एग्जीबिशन हो रहा है, सेलिब्रेशन करी जा रही है या फिर इसी तरीके से कोई इवेंट करा जा रहा है, तो उस टाइम अगर रजिस्टर है, जो हमारा रिसिपेंट है रजिस्टर है, तो लोकेशन ऑफ सच पर्सन, देन लोकेशन ऑफ सच पर्सन। अगर अनरजिस्टर्ड है तो जहां पे एक्चुअली में उस इवेंट को करा जा रहा है, उस इवेंट को हेल्ड करा जा रहा है उसको, या फिर रिसिपेंट इवेंट हेल्ड आउटसाइड इंडिया, अगर लोकेशन ऑफ रिसिपेंट इफ द इवेंट इज हेल्ड आउटसाइड इंडिया, तो हमारा जो आउटसाइड है वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई है। इसका मतलब अगर जो हमारे रिसिपेंट है अगर वो रजिस्टर है तो उस पर्सन की, रिसिपेंट की प्लेस को हम क्या कहेंगे, लोकेशन, प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे, लोकेशन को हम प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे। अगर अनरजिस्टर्ड है तो जहां पे एक्चुअली में वो इवेंट हेल्ड करा जा रहा है, इवेंट कंडक्ट करा जा रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई कहेंगे। नाउ अब बात ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कुरियर या फिर मेल, देन लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, अगर रजिस्टर है तो लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, अगर अनरजिस्टर है तो गुड्स आर हैंडेड ओवर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, और अगर अनरजिस्टर है तो जहां गुड उन्हें हाथों में दिया जा रहा है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन वो हमारा क्या कहलाएगा,
प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा। नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, अगर कोई भी हमारा पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, पैसेंजर को एक शहर से दूसरे शहर ले जा रहे हैं, तो जहां से अगर रजिस्टर है तो जहां लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, जहां ट्रांसपोर्ट का हम उन्हें सुविधा दे रहे हैं उस लोकेशन ऑफ रिसिपेंट होगा। अगर रजिस्टर नहीं है तो प्लेस वेयर द पैसेंजर इमार्क ऑन द कन्वेंस फॉर द कंटिन्यूअस जर्नी, अगर रजिस्टर है तो जहां उन्हें जाना है, जहां उन्हें जाना है वो हमारे प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगी, जहां उन्हें जाना है वो हमारे प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगी। नाउ on a board a conveyance including vessel, aircraft, train or a motor vehicle, location of first scheduled point of departure of the conveyance for the journey, इसका मतलब जहां से वो ट्रेन जा रही है या फिर वेसल जा रही है या फिर एयरक्राफ्ट जा रही है तो वो हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगी। फर्स्ट लोकेशन ऑफ फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ द डिपार्चर, जहां से ट्रेन या फिर वेसल जाने वाली है। टेलीकम्युनिकेशन सर्विस including data transfer, broadcasting, cable and direct home television service to any person, sell fixed telecommunication line, leased circuit, internet leased circuit, cable or dish antenna, mobile connection for television and internet service provided on the postpaid basis, mobile connection for telecommunication, internet service and direct home television service are provided प्रीपेमेंट बेसिस में, प्रीपेड बेसिस, देन उस टाइम हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या कहलाएगा इसकी बात करें। सो अगर टेलीकम्युनिकेशन की बात करें, फिक्स टेलीकम्युनिकेशन लाइन की बात, लीज सर्किट की बात करें, इंटरनेट लीज सर्किट की बात करें, केबल और डिश एंटीना की बात करें, तो प्लेस ऑफ सच इंस्टॉल, इसका मतलब मान लीजिए मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, दिल्ली में मैं एयरटेल को बोलता हूँ, एयरटेल को बोला कि भाई साहब मेरे क्या करिए आप मेरे घर पे इंटरनेट कनेक्शन लगा दीजिए, इंटरनेट कनेक्शन लगा दिए। तो उन्होंने इंटरनेट कनेक्शन मेरे घर पे लगाया, मगर मैं दिल्ली में रहता हूं तो हमारा जो दिल्ली है वो प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा, प्लेस ऑफ सच इंस्टॉलेशन, सिंपल। देन मोबाइल कनेक्शन फॉर द टेलीकम्युनिकेशन एंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडेड पोस्ट पेड बेसिस, द लोकेशन ऑफ बिल एड्रेस ऑफ रिसिपेंट ऑफ सर्विस ऑन रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर ऑफ सर्विस, सिंपल। तो अगर पोस्ट पेड की बात करी जाए तो जहां पे एड्रेस, जो बिलिंग एड्रेस है, इसका मतलब पोस्टपेड में क्या होता है, हमारा यूज करने के बाद हमारे पास बिल आता है, तो जहां पे बिल आएगा, जिस एड्रेस पे बिल आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा। नाउ अब बात कर रहा था प्रीपेड की, प्री पेमेंट बेसिस थ्रू द वाउचर एनी अदर मींस, थ्रू द सेलिंग एजेंट या फिर रीसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर और सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल कार्ड और रिचार्ज वाउचर या फिर एनी अदर फाइनल सब्सक्राइबर। तो एड्रेस ऑफ सेलिंग एजेंट, reseller, distributor as per the record of supplier at the time of supply and the location where the pre-payment is received or such voucher are sold. Simple. अगर उन्होंने कहा कि प्री पेमेंट ऑफ बेसिस है, इसका मतलब पहले क्या होता था, अब तो शायद नहीं आता, मगर पहले क्या होता था, अगर हमें रिचार्ज करवाना है तो हमें 10 रुपए का वाउचर कूपन लेना होता था, 10 रुपीज या 20 रुपीज, जितने का करवाना होता था, जितने का करवाना रिचार्ज होता था उतने का कूपन लेना होता था, 10 रुपीज का कूपन लिया और इसे फिर हमें अकॉर्डिंग जिसमें कोड नंबर लिखा होता था उसे स्क्रैच करके कोड नंबर अपने फोन में टाइप करना होता था। तो टाइप करने के बाद हमारे फोन में रिचार्ज हो जाता था, तो ये जो पहले सर्विस जहां से ये वाउचर खाता सेलिंग एजेंट से या फिर रीसेलर से या डिस्ट्रीब्यूटर से, वो हमारा क्या कहलाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा, वो हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा। अगर किसी हम नेट द्वारा, मान लिया जाए अब तो नेट का जमाना हो गया, तो अब क्या करा मैंने अपने पेटीएम से मैंने क्या कर लिया, मैंने अपने फोन में रिचार्ज कर लिया, तो जहां मैंने खड़े होकर रिचार्ज करा वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा। तो ये था हमारा इन केस ऑफ रिचार्ज इंटरनेट वगैरह। इन अदर केसेस एड्रेस of recipient as per record, if the address is not available, place of supplier or service, अगर एड्रेस रिकॉर्ड हो तो रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग चलेंगे, अगर नहीं रिकॉर्ड है तो जहां सर्विस मिल रहा है वो प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगी। प्रोवाइड दैट where the address of recipient as per the record of the supplier service not available, the place of shall be the location of supplier, और अगर रिकॉर्ड भी अगर नहीं हो उस रिसिपेंट का तो लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या कहलाएगा, हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा। नाउ अब बात करता हूं बैंकिंग अदर फाइनेंस सर्विस इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग
broking and service to any person. Location of recipient if address exit on the record of supplier or else location of supplier. अगर बैंकिंग की बात करें, कोई भी फाइनेंशियल सर्विस की बात करें इंक्लूडिंग स्टॉक ब्रोकिंग सर्विस, कोई भी चीज है, तो जहां पर उसका अगर रिसिपेंट का जो रिसिपेंट का अगर उनका एड्रेस एग्जिट है तो रिसिपेंट का ही जो एड्रेस है उसे ही हम क्या मानेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर एड्रेस रिकॉर्ड नहीं एग्जिट नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई होगा। इंश्योरेंस सर्विस में लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, अगर लोकेशन ऑफ रिसिपेंट नहीं है तो रिकॉर्ड ऑफ सप्लायर हमारा क्या कहलाएगा, हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा। एडवर्टीजमेंट service to central government, state government, statutory body, local authority meant for the state, union territory identifying the contract or agreement shall be the place of supply. Shall be the place of supply being each state such or union territory and value of such supply is specified to each state or union territory shall be proportionate to amount attributed to service provided by dissemination in the respective state or union territory as determined in the term of contract or agreement. And into this regard absence of such contract or agreement in the basis. इन्होंने कहा कि अगर एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो उसी टाइम हम मान लेंगे कि जो each of state और यूनियन टेरिटरी वैल्यू ऑफ सप्लाई ये सारी चीज अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा, अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा। नाउ अब बात करते हैं हम कुछ एग्जांपल की। सबसे पहले इलस्ट्रेशन देखते हैं। So, Mr. A is a company secretary, registered at a Mumbai, travel to Bangalore for a business purpose and stay hotel here. तो जो मिस्टर ए कंपनी सेक्रेटरी रजिस्टर कहाँ है, मुंबई में, ट्रैवल करते हैं बैंगलोर में बिजनेस पर्पस के लिए और रहते हैं होटल में रहते हैं। तो ये कौन सा केस है, होटल की बात आ गई, इसका मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी की। तो इन केस ऑफ सप्लाई वुड बी द बैंगलोर एंड कर्नाटका, दैट इज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जहां पे इमूवेबल प्रॉपर्टी स्टे है, जहां पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वही हमारी क्या कहलाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करेगा। तो बैंगलोर में जा रहे हैं, वहीं पर होटल है और ये कंपनी सेक्रेटरी रजिस्टर है, ये नहीं देखा जाएगा। प्लेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करी जाए तो हमारे प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं, सॉरी, रजिस्टर अनरजिस्टर नहीं देखा जाता है। जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड है वही हमारी क्या कहलाती है, प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाती है। नाउ XYZ कंसल्टेंट है रजिस्टर बैंगलोर, XY कंसल्टेंट है जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो रजिस्टर है बैंगलोर में, प्रोवाइड ट्रेनिंग टू इट्स क्लाइंट एट मुंबई, द क्लाइंट आर रजिस्टर एट चेन्नई। सो यहाँ पर रिसिपेंट कौन है, सप्लायर कौन है, पहले ये पता करेंगे। तो सप्लायर हमारे ये है, ठीक है। रिसिपेंट कौन है, रिसिपेंट कौन है, हमारे क्लाइंट मुंबई में जो रह रहे हैं, और रजिस्टर कहां पर है, चेन्नई पे। तो हमारे ये बताएगा था अगर रजिस्टर है तो जहां वो रजिस्टर है वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा। तो रजिस्टर कहाँ है, चेन्नई में। इन द केस क्लाइंट और रिसिपेंट रजिस्टर है तो हमारा जो प्लेस है, रिसिपेंट है, वो हमारे चेन्नई जो तमिलनाडु। एंड यहाँ पर आईजीएसटी जो हमारे ये रजिस्टर बैंगलोर में है और हमारे सप्लायर और रिसिपेंट जो है वो दोनों अलग अलग स्टेट में, इसलिए आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। Then charge at the location of supply state or Karnataka and the place of supply it will be Tamil Nadu are different. Training and performance appraisal service पढ़ा था हमने। Now in the above example if the client are register, अगर मान लिया कि client अभी कहाँ है, रजिस्टर है, तो तब क्या होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई तब क्या होगा, तो जहां पे एक्चुअल परफॉर्मेंस हो रही है वहां पर हमारी कहलाएगी, वो हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगी। यही हमने पढ़ा था ट्रेनिंग एंड ऑपरेशन में, सर्विस में, कि अगर रजिस्टर है हमारे रिसिपेंट तो जहां वो रजिस्टर है वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा। अगर अनरजिस्टर है तो जहां पे एक्चुअल उनको सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है वो हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगी। तो इन केस में अगर अनरजिस्टर है द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी हैव मुंबई एंड महाराष्ट्र एंड अगेन आईजीएसटी वुड बी एप्लीकेबल बिकॉज द जो सप्लायर है वो हमारे बैंगलोर में रजिस्टर है और हमारा जो ट्रेनिंग हो रहा है वो हमारा मुंबई में हो रहा है। नाउ राधा इज a recipient at मुंबई, रेजिडेंट है मुंबई की, एंड ट्रैवल कर रही है बैंगलोर फॉर वेकेशन एंड बुक अ टिकट फॉर एन इवेंट एट अ पार्क, वाटर पार्क। तो जहां हमारी ये क्या है, जो राधा है वो रेजिडेंट है मुंबई की मगर ट्रैवल कर रही है बैंगलोर में फॉर वेकेशन एंड बुक टिकट करती है इवेंट के लिए वाटर पार्क। जो वाटर पार्क है वही हमारे प्लेस ऑफ, जहां वाटर पार्क है इसका मतलब बैंगलोर में है वाटर पार्क, और बैंगलोर में है तो इसलिए जो वहां वाटर पार्क रियली में लोकेटेड है वही हमारी प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगी। यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी बैंगलोर, जिसे कर्नाटका, एडमिशन ऑफ इवेंट। नाउ मिस्टर एक्स based in the Ahmedabad solicits the service of event management company based in New Delhi.
ये हमारे जो अहमदाबाद में मिस्टर एक्स रह रहे हैं वो एक सर्विस लेते हैं, कहाँ, इवेंट मैनेजमेंट का, जो कंपनी न्यू दिल्ली की, फॉर हिज डॉटर मैरिज, फॉर हिज डॉटर मैरिज अ प्लान फॉर डेस्टिनेशन वेडिंग एट द उदयपुर, एट उदयपुर। तो ये मान लिया जाए कि जो अहमदाबाद मिस्टर एक्स है वो रजिस्टर है, वो रजिस्टर, तो रजिस्टर है, तो इसलिए हमारा जो प्लेस ऑफ रिसिपेंट है वही हमारा क्या कहलाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा, place of supply. So Mr. X is registered person. Place of supply would be Ahmedabad and the IGST would be applicable. Applicable. But अगर ये मान लिया जाए कि वो अनरजिस्टर्ड होते हैं, तो जहां पे एक्चुअली इवेंट हेल्ड करा जा रहा है, एक्चुअली इवेंट हेल्ड करा जा रहा है फॉर द वेडिंग एट द प्लेस ऑफ उदयपुर, तो उदयपुर हमारा प्लेस ऑफ वेडिंग होगा, देन एब्सोल्युटली IGST would be applicable. Now नागेंद्र कुमार इज रिलोकेटिंग फ्रॉम द बैंगलोर टू चेन्नई। ये क्या कर रहे हैं, फ्रॉम द बैंगलोर रिलोकेट हो रहे हैं फ्रॉम द बैंगलोर टू चेन्नई एंड कॉल्स फॉर पैकर एंड मूव फॉर द पैकेजिंग एंड रिलोकेट एंड शिपिंग द हाउस होल्ड इफेक्ट। इन दिस केस प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी बैंगलोर, बैंगलोर जा रहे हैं दोबारा, ट्रांसपोर्ट सर्विस है, अज्यूमिंग द पैकर आर द आल्सो फ्रॉम बैंगलोर, इसलिए एसजीएसटी और इंटर स्टेट सप्लाई कहलाएगी, क्योंकि सप्लायर भी वहीं के हैं, रिसिपेंट भी वहीं के, इसलिए इंटर स्टेट कहलाएगा। इंटर स्टेट में हमारा जीएसटी और सीजीएसटी दोनों लगता है। तरुण बुक अ राउंड ट्रिप फॉर द अहमदाबाद PNQ to Bangalore and PNQ to Ahmedabad with a stopover at a Bangalore. The ticket booked with the Bangalore-based airline. So in the case of would be treated a continuous journey with a stopover for the first leg, जहां से उन्होंने टिकट बुक करी है प्लेस ऑफ सप्लाई दैट इज अहमदाबाद, यहां से करी, ठीक है। सिंस लोकेशन ऑफ सप्लायर जो है यहाँ पे, यहाँ के लिए विद द बुक टिकट बैंगलोर बेस लाइन, यहाँ के लिए तो लोकेशन ऑफ सप्लायर हो गया, एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर द डिफरेंट, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट, इसलिए आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा, आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। देन फॉर सेकंड लेग ऑफ जर्नी द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी बैंगलोर, प्लेस ऑफ सप्लाई ये क्या, फिर से बैंगलोर गए और बैंगलोर से उन्होंने अहमदाबाद के लिए करा, तो अहमदाबाद और बैंगलोर और टिकट उन्होंने लोकेशन ये बेस लाइन है यहीं से, तो ये बैंगलोर से ही बैंगलोर के लिए करा, तो इसलिए इनका ये क्या हो गया, प्लेस ऑफ सप्लाई जो हो गया वो सेम स्टेट हो गया, इसलिए जीएसटी और सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। नाउ निखिल from the Kolkata get a job at Mumbai and get a landline connection at done at Mumbai। तो लैंडलाइन कनेक्शन कहाँ इन्होंने मुंबई में करी, मुंबई में, तो मुंबई ही हमारी क्या करें, जहाँ इंस्टॉलेशन वो लैंडलाइन जहाँ इंस्टॉल करा गया है वही हमारे क्या कहलाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगी। नाउ प्रिया अनरजिस्टर्ड पर्सन है फ्रॉम अ न्यू दिल्ली हैज अ अकाउंट विद द बैंक अकाउंट न्यू दिल्ली सी इज ऑन vacation in Nainital and the visit a bank for the getting demand draft made। अब यहाँ पे ध्यान देने की चीज, एक और चीज कि हमने पढ़ा था कि अगर हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस रिसिपेंट है, अगर वो रजिस्टर है तो वो जहां पर रजिस्टर है वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा। दूसरी चीज ये थी कि अगर वो अनरजिस्टर है और उसका जो एड्रेस है वो रिकॉर्ड है किसी भी चीज में, तो जो रजिस्टर रिकॉर्ड है वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा, अगर नहीं है तो जो प्लेस ऑफ सप्लायर है वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर है वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा। तो सिंपल सी बात कहेगी कि इन दिस केस सिंस द एड्रेस ऑफ रिसिपेंट वी अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड ऑफ सप्लायर, तो हमारे जो ये नैनीताल है विजन ऑफ बैंक फॉर द गेटिंग डिमांड ड्राफ्ट, तो नैनीताल का बैंक जो है वहां पे उनके पास एड्रेस है ऑफ द रिसिपेंट, तो एड्रेस कहाँ का था, न्यू दिल्ली का, तो वही हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई कहलाएगा, और प्लेस ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों अलग लगे, इसलिए हमारा आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा। नाउ वेयर द लोकेशन ऑफ सप्लायर लोकेटेड रिसिपेंट आउटसाइड इंडिया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात होगी सेक्शन 13, तो इसमें कुछ नहीं दे रखा, मैं नेक्स्ट वीडियो में ये पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही काफी, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।